वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे CGL 2017, CHSL 2017, बैंक PO क्लर्क 2017 एग्जामिनेशंस के लिए पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें या फिर डायरेक्टली विजिट अस एट studiiq.in। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रेलेवेंट कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पॉल रायन की कोट है, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं। ये कहते हैं कि आज अगर हम मुश्किल निर्णय नहीं लेते, टफ डिसीजंस नहीं लेते, तो आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को उससे भी टफर, उससे भी मुश्किल कड़े निर्णय उन्हें लेने होंगे। फरवरी महीने की योजना मैगजीन का टॉपिक है लेस कैश इकोनॉमी। तो सबसे पहले पहला आर्टिकल जो अरुण जेटली जी द्वारा है वो डिस्कस करने से पहले एडिटर्स नोट 2 मिनट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या था विमुद्रीकरण का, डीमोनेटाइजेशन का। पहले तो था ब्लैक मनी, करप्शन और फेक मनी को कर्व करना था, ठीक है। और उसके अलावा इन्फ्लेशन की भी बात की गई है, मगर वो इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में भी काम आ सकता है वो ये है कि डीमोनेटाइजेशन इससे पहले हमारे देश में 2 बार की जा चुकी है। जी हाँ, पहले 1946 में हुई थी और दूसरी बार 1978 में हुई थी। और दोनों ही बार आपको पता ही होगा उस वक्त जो बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं वो आम आदमी के पास नहीं होते थे। आज के ज़माने में हर कॉमन मैन के पास भी 500, 1000 के नोट उस वक्त थे जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी। वो सी नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त ऑर्डनरी इंसान को इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। इस बार की जो डिमोनेटाइजेशन हुई है 2016 की, इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कॉमन मैन भी। तो पहले एक बार देख लेते हैं हल्का सा कि जब 2 बार इससे पहले डीमोनेटाइजेशन हुई है तो आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। उस वक्त सर्कुलेशन में करीब 144 करोड़ के आसपास रुपए थे। उसमें से वापस बैंक्स में कुछ 135 करोड़ के आसपास वापस आ गए। सो टोटल जो नोट डीमोनेटाइज हुए या जो प्रेजेंट नहीं किए गए वापस बैंक्स के पास या सरकार के पास, वो थे करीब 9 करोड़ रुपए। ये कुछ सेमी सक्सेसफुल मानी गई, इतनी सक्सेसफुल नहीं थी बट कुछ हद तक सक्सेसफुल मानी गई। कुछ हद तक क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई 1946 में। लोगों ने अपने जो उनके पास नोट थे उन्होंने वो एक्सचेंज कराने शुरू कर दिए उनकी 60% या 70% की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल किसी के पास, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए थे तो उसने पुराने नोट दे के 60,000 के जो नए नोट आ रहे थे वो उसने ले लिए। सो ये ही हुआ वहाँ पर ज़रा था। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत उसकी इफेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ा। दूसरी बार कब हुई थी डिमोनेटाइजेशन, वो भी देखते हैं। दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ 16 जनवरी 1978 को। उस वक्त मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। और रीज़न यही बताया गया कि हमको ब्लैक मनी से लड़ना है, हमें इमरजेंसी पीरियड में जो देश को इकोनॉमिक थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है उससे रिकवर करना है, तो इसके लिए हमें विमुद्रीकरण करना पड़ा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, मोरारजी देसाई हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विमुद्रीकरण किया। और उनके बाद ऑफ कोर्स तीसरी बार आपको पता ही है, सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी ने किया 2016 में। सबसे पहले अरुण जेटली जी का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। छोटा आर्टिकल है, यहाँ पर बेसिकली विमुद्रीकरण के बारे में बात की गई है। शुरुआत इन्होंने उसी बात से, वही बात उन्होंने बताई है जो ऑलमोस्ट सबको बताई है कि जब विमुद्रीकरण हुआ तो देश की 86% जो करेंसी थी सर्कुलेशन में वो अचानक से स्क्वीज़ कर दी गई, निकाल दी गई सिस्टम से, जो हमारे टोटल जीडीपी का 12.2% था। तो इसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे भी थे इस डिसीजन के। उन नतीजों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि काले धन के खिलाफ सरकार ने जो जंग छेड़ रखी है उसमें सरकार ने विमुद्रीकरण से पहले क्या क्या कदम उठाए थे। स्टेप्स अगेंस्ट ब्लैक मनी। देखिए सबसे पहले तो सरकार ने, नई सरकार ने, जो एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने आते ही एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करी अंडर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज MB शाह। सो उसके अलावा G20 समिट हुआ ब्रिस्बेन में, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने काले धन का इशू फिर से उठाया। उसके बाद सरकार ने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक एग्रीमेंट भी किया जिसमें WEF यहाँ पे इसका मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम, आगे जाके जब आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे तो काफ़ी अपनी फाइल्स में ये यूज़ करेंगे WEF।
तो विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 काफ़ी सारे जो डिटेल्स हैं इंडियन सिटीजन्स के, जो एसेट्स हैं उनके स्विट्ज़रलैंड में, उनका जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्विट्ज़रलैंड इंडिया को प्रोवाइड करेगा, और ऑफ कोर्स इंडिया भी स्विट्ज़रलैंड को जो बाकी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है वो भी प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन करी गई, री निगोशिएट करी गई मॉरिशियस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ। उसके अलावा ब्लैक मनी लॉ लाया गया जिसमें बहुत ही कड़े प्रावधान है और जिसमें 10 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है। सो इसके बारे में वैसे मेरे ख्याल से आगे वाले आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली थोड़ा डिस्कशन भी होगा। अगर नहीं होता तो मैं वीडियो के एंड में वैसे ही आपको इन लॉज के बारे में पॉइंट्स बता दूंगा। और उसके अलावा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम भी आई थी 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले, जिसमें आप अगर आपका कोई भी पहले टैक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कभी टैक्स सबमिट कराया, आप अचानक से अब आ सकते थे और अपना 45% जो टैक्स है वो कटवा के वापस मेन स्ट्रीम में आ सकते थे। उसके अलावा बेनामी लॉ भी अमेंड कराया गया और उसको भी एक्शन में लाया गया। ये 1998 सेट का हुआ था। और उसके बाद जीएसटी तो खैर आया ही इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। और फाइनली अरुण जेटली जी कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण भी एक कदम था इसी डायरेक्शन में। अच्छा, अब देखते हैं कि इंडिया में टैक्स की बेसिक स्थिति क्या है, कौन कितना टैक्स भरता है, हमारी जनता कितने लोग टैक्स भरते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में लोग टैक्स कम भरते हैं, सबको पता है, मगर स्थिति कितनी गंभीर है ये जानने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इन आंकड़ों के ज़रिए एक पिक्चर प्रेजेंट करी है। देखिए, इन द ईयर 2015-16 इस साल के बीच 3.7 करोड़ लोगों ने आउट ऑफ 1.25 करोड़ 125 में से सिर्फ 3.7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की। अपने आप में बहुत ही छोटा परसेंटेज है। अच्छा, तो इन्होंने करी, उनमें से 3.7 करोड़ में से 99 लाख लोगों ने कहा कि जी हम तो 2.5 लाख से भी कम कमाते हैं, तो 1 करोड़ ही रफली मान लो इसको। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2.7 करोड़ बचे जो एक्चुअली सरकार को कुछ देंगे, नहीं तो 2.5 लाख पे तो आपको पता है जीरो इनकम टैक्स लगता है, पहले भी अभी भी। अब उनमें से जो 2.7 करोड़ बचे, उनमें से 1.95 करोड़ लोगों ने कहा कि जी हम तो 5 लाख से भी कम कमाते हैं। तो 5 लाख से जो कम कमाते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से जो कम कमाते हैं, उन पे पहले 10% लगता रहा, अब कम कर दिया 2017 में, ये रिसेंट बजट आया है उसमें कर दिया है 5%। तो तब भी बहुत ही कम अमाउंट बनता है। और अगर आप 3.5 लाख से कम कमाते हैं ऑफकोर्स तो आपको 2500 रुपये की और छूट मिलती है, तो बिल्कुल ही कुछ अराउंड बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट बनता है उसका। अब एंड में बचे कितने हमारे पास, सिर्फ 52 लाख लोग। अच्छा, 52 लाख लोग ये कहते हैं कि हम 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं, तो उनको सिर्फ 20% का टैक्स देना होता है अपनी टोटल इनकम पे। अब बचते हैं सिर्फ 24 लाख जो कहते हैं हाँ हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, उनको 30% देना होता है। ये नंबर्स अपने आप में क्लियरली एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स इवेजन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है, हमारे लोग गरीब हैं, मगर एक रिच इकोनॉमी है, हमारी मार्केट्स बहुत ही फल फूल रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पे यही बात की है। आगे देखते हैं पॉइंट्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी हैं। आगे देखते हैं पॉइंट्स फ्रॉम द आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, जेटली जी कहते हैं कि इंडिया कंटिन्यूज टू सफ़र बीइंग अ ह्यूजली टैक्स नॉन कंप्लायंट सोसाइटी। नॉन कंप्लायंट मतलब अवज्ञ, जो अथॉरिटी कह रही है उसके मतलब वो ना करना, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी है कि पिछले 70 सालों तक, 7 डेकेड्स, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, 70 सालों तक इंडिया में एक बहुत ही नॉर्मल बात रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कुछ हद तक कैश में किए जाते हैं, कुछ हद तक चेक में किए जाते हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे लूप होल्स निकाल लिए थे लोगों ने। और फाइनली टैक्स इवेजन मतलब बचना, टैक्स से बचने के जो तरीके हैं उनको ना अनैतिक माना जाता है, ना इमोरल यानी अधर्म माना जाता है, जबकि काफ़ी ख़राब है। आपको देश को टैक्स तो देना ही होगा तभी देश आगे चलेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे समाज में। टैक्स इवेजन अनएथिकल था, ना अनएथिकल था, ना इमोरल था। इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ, बस एक जीवन की एक नॉर्मल एक रूटीन सी बन गई थी। हाँ जी, टैक्स तो भरना ही नहीं है।
आगे जेटली जी ने जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कैश के उसके बारे में बात करी है। एडवर्स एडवर्स मतलब प्रतिकूल, और कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है नतीजे। तो पहला तो होता है, देखिए, पेपर इज़ ए ज़ीरो इंटरेस्ट एनोनिमस। एनोनिमस होता है जिसमें मतलब किसी का आपको नाम ना पता हो, जो मतलब उसका आइडेंटिटी क्या है वो ना पता हो। एनोनिमस बेरर बॉन्ड जैसा होता है पेपर करेंसी। ज़ीरो इंटरेस्ट लगता है और किसके पास है कुछ पता नहीं है, कोई ना उस पर नाम अटैच होता है, ना उसका कोई हिस्ट्री होती है कि किसने दिया, किसको दिया, कहाँ पहुँचा। दूसरा है कि देखो, जो जुर्म है, क्राइम है, वो तो कैश के साथ और कैश के बिना भी होता रहेगा, मगर जब बहुत ही ज़्यादा पेपर करेंसी हो जाती है, कैश हो जाता है, वो काफ़ी हद तक एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी के लिए। वो काफ़ी ख़राब है, उससे क्राइम को और बढ़ोतरी मिलती है। उसके बाद देखिए, हवाला ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें भी पहाड़ पहाड़ भर के जो कैश के जाते हैं, वहाँ पे चेक किया आप बैंक से तो करोगे नहीं। जो हवाला ट्रांजेक्शन होती है वो पेपर करेंसी से ही होती है। फिर फाइनली कैश ज़्यादातर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक मीडियम होता है रिश्वत का, करप्शन का, काउंटरफिट करेंसी का, और आतंकवाद में जो फंडिंग करनी होती है उसका। अच्छा, नोटबंदी हमने कर दी, तो पोस्ट डीमोनेटाइजेशन अब क्या सिनेरियो है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे वित्त मंत्री जी ने ये बात कबूली है कि इससे शॉर्ट टर्म क्रिटिसिज्म होगा, इनकन्वीनियंसेस होंगी, लोगों को दिक्कतें आएंगी, और उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें भी ड्रॉप आएगा। जैसे आपको पता है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है अभी से ही वो काफ़ी नेगेटिव आ रही है कंपेयर टू लास्ट टाइम। कहा जा रहा है कि अब शायद इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की से भी कम ग्रो करे। मगर उसके अलावा जो पैसे, अब जो बहुत ही भारी मात्रा में कैश जो अब लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिपॉजिट करा दिया तो वो लेजिटिमेट कैश बन जाता है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ काले धन को आप डिपॉजिट करके उसका रंग नहीं बदल सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके ऑपोजिट, अब उसकी एनोनिमिटी, जो पहले उसकी हिस्ट्री क्या है, किसका है, कहाँ से आया, वो पहले पता नहीं था, अब ये तो पता लग गया कि किसका है। और अब उनका जो ओनर था सारे कैश का, वो भी आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, और इस पैसे को टैक्स करने का अधिकार भी है उनके पास, जो इनकम टैक्स ऐड उनको प्रोवाइड करता है। तो ये अभी भी उन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव साइड है डीमोनेटाइजेशन की, और अभी इसके जो इफ़ेक्ट हैं, जो पॉजिटिव इसके जो इफ़ेक्ट हैं, वो आगे जाकर दिखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक एमसीक्यू हो जाए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नहीं, दो स्कीम्स लॉन्च करी थी। एक का नाम है लकी ग्राहक योजना और दूसरी का नाम है डिजी धन व्यापार योजना। तो उनसे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट है, द स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। दूसरी है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस थ्रू रूपे कार्ड्स, USSD, UPI and AEPS are eligible for these schemes। तो आप अटेंड कर लीजिए एक बार। ओके, सो अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है, इट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, नीति आयोग इन दो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करेगा NPCI। NPCI क्या है? NPCI है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्हीं ये ट्रांजेक्शन्स के लिए एलिजिबल है, वही लोग एलिजिबल हैं जो रुपए कार्ड्स या USSD या UPI वगैरह से ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वही एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। सो आंसर इज़ ओनली 2 इज़ ट्रू। आगे यहाँ पर भीम ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो भीम ऐप का एक्रोनिम जो है आपको पता ही होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम जो नाम दिया गया था इस ऐप का, वो हमारे संविधान के जो मेन आर्किटेक्ट थे भीमराव अंबेडकर, उनके नाम पे ये रखा गया है। तो भीम को भी काले धन को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, और सरकार मानती है कि इससे इक्वालिटी भी क्रिएट होगी।
भीम एक बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम है जो आधार प्लेटफॉर्म पे काम करती है और ये बेस्ड है यूपीआई पे। यूपीआई आपको पता है रिसेंटली लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। और इससे ई पेमेंट डायरेक्टली होगी थ्रू बैंक्स। इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे मास्टर कार्ड और वीज़ा से जो गेटवे की जो फ़ीस पे वगैरह होती थी, जो मैं पे करनी पड़ती थी फ़ी पेमेंट, वो हट जाएगी। तो ये जो काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्यों करें, हमको उसमें एक्स्ट्रा फ़ी भी देनी पड़ती है, उनके लिए वो बाधा हट जाएगी। उनको बिना बात के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। फाइनली दिस ऐप कैन बी ऑल्सो बी यूज टू सेंड एंड रिसीव मनी थ्रू स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से आप पैसे भेज सकते हैं एक दूसरे को। और फाइनली इससे आप अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो। सो ये खासकर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी कैन ऑल्सो बी सेंड टू नॉन यूपीआई सपोर्टेड बैंक्स। जो बैंक्स अभी यूपीआई को नहीं सपोर्ट करते उनको भी आप पैसे भेज सकते हो। आगे यहाँ पर लीगल टेंडर मनी के बारे में भी कुछ जानकारी दी हुई है, नज़र डालते हैं। देखिए, पहले लीगल टेंडर मनी का जो मतलब है वो उन्होंने समझाया है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए अगर विजिबल नहीं है। डिनोमिनेशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी बाय लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट फॉर मनी डेप्ट। वाइल यूजुअली ऑल डिनोमिनेशंस, हर टाइप के नोट 10, 20, 30 सारे ऑफ द सर्कुलेटिंग पेपर मनी आर लीगल टेंडर्स। जो भी डिनोमिनेशन के होते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं। द डिनोमिनेशन एंड अमाउंट इन कॉइन, जो सिक्कों में होते हैं, जो एक्सेप्ट किया सकते हैं एज लीगल टेंडर, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। नोट तो खैर हर जगह एक लीगल टेंडर होगा, पर सिक्कों में हर कंट्री पे वेरी करता है। तो दो तरीके के लीगल टेंडर होते हैं, आपको ये याद रखना है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं कॉइन्स। क्योंकि देखिए, आपको ये तो पता है कि किसी को आप पैसा, कोई मतलब पैसा लेने से रिफ्यूज़ कर दे और लिख के दे दे कि मैं ये पैसा नहीं लूँगा, तो वो कानूनन जुर्म है। मगर सिक्कों के केस में आफ्टर अ सर्टन अमाउंट, जो आदमी जिसको पैसे लेने हैं वो मना कर सकता है कि नहीं, मैं सिक्कों के रूप में नहीं लूँगा ये अमाउंट, और उस आदमी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये है लिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये होते हैं हमारे नोट। इसमें आप जितने आपको पेमेंट आपको किसी को करनी है आप नोटों में करिए। अगर एक इंसान, कोई दूसरा आदमी, वो पेमेंट लेने से मना कर दे तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगला आर्टिकल कैशलेस इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी पे ज़रा फोकस करता है। यहाँ पर पहले हमको एडवांटेजेस जानने को मिलेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। और फाइनली स्वीडन, जो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो कैशलेस कंट्रीज़ मानी जाती है, लेस कैश कंट्रीज़ कह लीजिए, कैशलेस अभी कम्प्लीटली तो नहीं है, मगर स्वीडन दावा करता है कि 2020 तक वो 100% कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी। तो वहाँ पर जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है उन लोगों का, वहाँ पे कैसे वो तरक्की कर रहे हैं। सो काफ़ी कुछ जानने को है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी के बारे में कुछ ज्ञान दिया गया है। क्या ज्ञान दे रहे हैं ये? सबसे पहले इन्होंने बताया कि कैशलेस इकोनॉमी बेसिकली है क्या। देखिए, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो चलती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इन सब पर, और ऑनलाइन शॉपिंग इंस्टेड ऑफ कैश, नकद के बजाय इन सब पे। दूसरी बात यह है कि जो आइडिया है कैशलेस इकोनॉमी का, ये एक्चुअली में एक क्रांति है फ्रॉम फियाट मनी टू डिजिटल मनी। तीसरी बात उन्होंने यहाँ पर करी है कि इंडिया में नॉन कैश पेमेंट की जो मेथड है वो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि अराउंड सिर्फ 10 से 15% लोग हिंदुस्तान में इन्होंने कभी ये ट्राई किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। अगर हम कंपेयर करें ब्राज़ील और चाइना से, ये काफ़ी कम है। वहाँ पर 40% लोग ये इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पर कुछ जो एडवांटेज हैं कैशलेस इकोनॉमी के वो बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए, कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट। सीधी सी बात है, आपको कैश कैरी नहीं करना होगा हमेशा। कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स नंबर 1 हुआ। सेकंड, यहाँ पर योजना मैगजीन में उन्होंने ये मेंशन किया है, मुझे थोड़ा सा और लगा, पर्सनल ओपिनियन है मेरा।
ये कह रहे हैं कि लोअर रिस्क है यहाँ पर ये कहते हैं कि विद साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन पेमेंट इज़ रिलेटिवली रिस्क फ्री। अगर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी हो, जो हमारे देश में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है ये वो काफ़ी हद तक सेफ़ है। और यहाँ तक कि वो जो हमारा फिज़िकल कैश होता है उससे भी सेफ़ है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई उठा के ले जा सकता है हमारी जेब में से। सो ऑब्जर्वेशन है इनकी। थर्ड है यहाँ पर कि ये काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट है। अगर हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें तो हमारी जो प्रिंटिंग का जो खर्चा आता है, हम नोट छापते हैं, उसका जो खर्चा आता है वो खर्चा हम बचा सकते हैं। 2015 में आरबीआई का खर्चा आया है करेंसी को छापने का 27 बिलियन रुपीज़। ये बचाए जा सकते हैं, ये कॉस्ट काफ़ी सारा कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे राइटर ये भी मानते हैं कि अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें तो और नकद कम हो तो क्राइम रेट में भी गिरावट आएगी, क्योंकि जो ये सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि मैनी एंटी सोशल एंड इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर कैरिड आउट ओनली इन कैश। तो ये सब चीज़ें सिर्फ कैश में होती हैं। अगर हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें तो क्राइम रेट भी कम होगा। उसके अलावा गुड फॉर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखते हैं कि अ डिजिटल इकोनॉमी विल हेल्प द बैंकिंग सिस्टम वंस पीपल गेट यूज। एक बार लोगों को आदत लग जाए डिजिटल पेमेंट्स की और ट्रांसफ़र की, देयर वुड बी लेस डिमांड फॉर कैश होल्डिंग और कैश होर्डिंग। तो कैश होल्डिंग और कैश होर्डिंग की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। दिस वुड लीव मोर कैश इन द बैंकिंग सिस्टम एंड देयर बाय एनेबल मोर सेविंग। इससे बैंक्स के पास ज़रा कैश रहेगा और सीधी सी बात है सेविंग्स भी ज़्यादा हो पाएगी। फाइनली ट्रांसपेरेंसी और एंड मॉनिटरिंग बिल्कुल सरकार के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस कैन बी इजीली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर टैक्स इवेजन वुड बी डिफ़िकल्ट। आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। एक बार आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाते हैं तो सरकार आसानी से आपके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ पे आप पैसा भेज रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उस पर आसानी से निगरानी रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऑलमोस्ट हर आर्टिकल में इन दोनों योजनाओं का, इन दोनों स्कीम्स का जिक्र है। तो सबसे पहले जान लीजिए, देखिए भारत सरकार द्वारा स्कीम ये लाई गई थी। इसमें मिनिमम हर दिन आप 1,000 रुपये जी सकते हैं, 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये पर वीक। यहाँ पे बताया गया कि 15,000 लोगों को 1,000 रुपये के कैश प्राइज दिए जाएंगे हर दिन, जिसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2016 को, क्रिसमस के दिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे एमसीक्यू बन सकता है। ये तो पूछेंगे नहीं कि वैसे कि कितनों को कितना मिल सकता है। आई डाउट दैट, पूछ भी सकते हैं, हु नोज। आई मीन आजकल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2016 में, सो यू नेवर नो। बट आपको मेन यहाँ पे याद रखना कि शुरुआत कब की गई थी इसकी। 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी और ये स्कीम ख़त्म होगी 14 अप्रैल 2017 को। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती होगी तो उस दिन को ये ख़त्म होगी। और उसके अलावा वीकली अवार्ड्स दिए जाएंगे 1,00,000 के, 10,000 एंड 5,000, 7,000 लोगों को। और जो आखिरी दिन होगा इस स्कीम का, जो होगा 14 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट है, अगेन ये याद रखना, 14 अप्रैल को एक मेगा प्राइज दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीज़ का। और ऑफ कोर्स ये उन्हीं को दिए जाएंगे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अदर मोड्स हैं आजकल। तो इन सब से जितनी जो पेमेंट करेगा रैंडमली एक विनर पिक किया जाएगा और उनको वो अवार्ड, ये कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। ओके, सो दूसरी योजना थी डिजी धन व्यापार योजना फॉर मर्चेंट्स। देखिए यहाँ पर आपको ये जाना ज़रूरी है, ये स्कीम जो है उन्हीं मर्चेंट्स के लिए है हमारे देश में जो POS मशीन्स यूज़ करते हैं फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस। POS होता है पॉइंट ऑफ सेल। सो इसमें ये था कि इसके अंडर मर्चेंट्स जो POS यूज़ करते हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर। उनको 50,000 रुपये हर हफ्ते मिल सकते हैं फ्रॉम, वही डेट है 25 दिसंबर टू 14 अप्रैल 2017। ये दोनों डेट्स याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मेगा प्राइजेस दिए जाएंगे 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख के, बिटवीन 8 नवंबर 2016 टू 13 अप्रैल 2017, जिनको अनाउंस किया जाएगा अगेन 14 अप्रैल 2017 को।
आगे अगर हम आर्टिकल पे नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी। नीचे यहाँ पर लकी ग्राहक योजना और जो दूसरी योजना है उसके बारे में बात की गई है, हमने डिस्कस कर लिया है वो। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया है वित्तीय सशक्त अभियान। ये जानते हैं ये क्या है। इस अभियान के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किए होंगे थ्रू आउट द मंथ ऑफ दिसंबर, आप आराम से कर लोगे ये। तो आपको बताना है वित्तीय सशक्त अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। आपके सामने ऑप्शंस है, एक बार ट्राई करिए। ऑलराइट, अब मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इनके जो मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के, प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने लॉन्च किया ये अभियान। अब जानते हैं कि बेसिकली वित्तीय सशक्त अभियान है क्या। देखिए, वित्तीय सशक्त अभियान बेसिकली लॉन्च किया गया था एक डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन, इनको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूथ को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो लोगों को बताए, वो खुद भी डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ करे, उसके अलावा अपनी फैमिली को भी एनकरेज करे कि आप भी डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ करें, और साथ में 10 और फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इंक्लूड करें। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। मेन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस। और उसके अलावा इस अभियान को लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्ट्री ने बाय ऑफ कोर्स आर एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब। अच्छा, हमने अभियान के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये दोनों योजना भी हो गई। भीम के बारे में हमने अर्लियर बात कर ली थी। अब देखते हैं रुपए क्या है। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। रुपए बेसिकली एक इंडियन वर्जन है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का। जैसे इंटरनेशनली आपको पता है वीज़ा और मास्टर कार्ड होते हैं। इनका ये प्रॉब्लम होती है कि इनके गेटवे से अगर आप कुछ ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपको कुछ फ़ी देनी होती है। रुपए में आपको वो फ़ी नहीं देनी होगी, कम्प्लीटली इंडियन है। और इसको लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने, और जनधन योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया। और मेन यही है, इसके अलावा और कोई आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा आधार पेमेंट ऐप भी लॉन्च करी गई थी 25 दिसंबर 2016 को। इसमें यही था कि आधार कार्ड जो है आपका, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा, और उससे आप आराम से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं थ्रू बैंक। और अब देखते हैं कि स्वीडन जो यूरोप का देश है, वहाँ पर जो वो एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, आगे स्वीडन की कैशलेस इकोनॉमी को डिस्कस करने से पहले ज़रा स्वीडन की जो कुछ डाटा है, कुछ स्टैट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन देश है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे उसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है स्वीडन। एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, छोटी आबादी वाला देश है। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी है स्वीडन की, 10 मिलियन, 1 करोड़। हिंदुस्तान की 10 फरवरी 2017 तक का जो एस्टिमेट है, अराउंड 1.34 बिलियन की पॉपुलेशन हिंदुस्तान की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वीडन की रैंकिंग है 14th, काफ़ी अच्छी है। इंडिया की है 130th। अब ये सब चीज़ें याद रखकर ही, ध्यान में रखकर ही आगे का जो डाटा है वो डिस्कस करेंगे। तो आगे यहाँ पर बात करते हैं द स्वीडन एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वीडन इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कैशलेस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत ही जल्द वो प्लान करती है 2020 तक एक 100% कैशलेस इकोनॉमी बनने का। ये पहला देश है दुनिया का, स्वीडन, जो ये वादा करता है कि हम पूरी तरीके से कैशलेस हो जाएंगे 2020 तक। और जो रेस है ये कैशलेस होने की डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसमें स्वीडन बहुत आगे है, और लगता है कि शायद ये रेस जीत भी जाएगा। इनका जो सेंट्रल बैंक है, रिक्स बैंक, हमारे यहाँ RBI है, इनके यहाँ रिक्स बैंक के नाम से सेंट्रल बैंक है इनका। और इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है क्रोना। यूरो यूज़ नहीं करते, क्रोना यूज़ करते हैं। तो इनके सेंट्रल बैंक ने बताया है कि हमारे यहाँ स्वीडन में 2016 में सिर्फ 2% कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सिर्फ 2%, और ये 2% भी घटकर 0.5% हो जाएगा 2020 तक। स्वीडन में 1600 बैंक्स हैं, उनमें से 900 के पास तो कैश ही नहीं है, कैश रखते ही नहीं है वो। तो ये उनका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, बहुत आगे है वो। उसके अलावा जो कोरोना की सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी तक गिर गई है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप,
टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है ऑब्वियसली, मगर किस तरीके की टेक्नोलॉजी ने? ऐप्स ने। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ अब सरकार यूपीआई के थ्रू इन्होंने भीम ऐप लाए हैं, और आधार पेमेंट ऐप है, और रुपए भी इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर भी जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं स्मार्टफोन के ज़रिए जो ऐप्स वगैरह होती हैं, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इनके यहाँ स्विश नाम की मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस की गई थी। हमारे यहाँ आपको पता है भीम ऐप आई है, और भी ऐप्स आ रही हैं। सो स्विश ऐप, अच्छा थोड़ा अगला पेज करता हूँ, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीडिश जो ऐप है स्विश, उसके बारे में बात की गई है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। फिर इंडिया और स्वीडन में जो डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है, उसके बारे में बात की गई है। देखिए सबसे पहली बात तो है आबादी, बहुत बड़ा फैक्टर है। और आबादी भी चलिए ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स देख के मतलब सर घूम जाता है। इनकी आबादी करीब 10 मिलियन के आसपास है, मैंने लेटेस्ट एस्टिमेट बताए थे आपको 10 मिलियन, और इंडिया की 1300 मिलियन के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा चलिए, आबादी का डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ लिटरेसी सिर्फ 75% है, उनके यहाँ 100% लिटरेसी उन्होंने अचीव कर ली है। तो अब हमारे यहाँ तो इलिटरेट लोग उनकी टोटल आबादी से भी ज़्यादा है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट पीपल इन इंडिया वॉज ऑलमोस्ट 30 टाइम्स, 30 गुना ज़्यादा है स्वीडन की। तो कंपैरिजन काफ़ी मुश्किल है, और पर कैपिटा इनकम भी जो है स्वीडन की इंडिया से बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे फैक्टर काउंट करते हैं। क्या इंडिया सच में स्वीडन की राह पे चल सकता है? हालांकि इंडिया ने भी, जैसे स्वीडन में उन्होंने स्विश ऐप लॉन्च करी, इंडिया ने भी भीम ऐप लॉन्च करी है, मगर क्या ये इनफ है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन अभी रेडी है इस कैशलेस रेवोल्यूशन के लिए? नेक्स्ट आर्टिकल हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, SY कुरैशी साहब। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो इन्होंने ये भी बताया कि इनकी किताब आने वाली है। किताब का नाम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट इंडियन इलेक्शन। तो इसका कवर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको भी याद रखिएगा। SY कुरैशी साहब बहुत ही फेमस हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो इन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, अब पॉइंट्स पे देखते हैं कि ये अपने आर्टिकल में क्या कहते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट्स फ्रॉम दी आर्टिकल, आर्टिकल में क्या क्या बात की जा रही है। देखिए पहले तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक अहमदाबाद की नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, सर्वे करते हैं। तो इन्होंने अपना जो डाटा है उसमें बताया कि 2011 में जो असेंबली इलेक्शन हुए हमारे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी, असम में, उसमें 576 कैंडिडेट्स थे जो करोड़पति थे, मल्टी मिलियनर्स कह लीजिए। उनमें से 50% कैंडिडेट्स ने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। आगे इन्होंने 1999 की इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में बात करी है। इस कमेटी में बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गज, इंक्लूडिंग हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी थे। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि सिर्फ पार्शल स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम में, और उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए कि हर पार्टी के अंदर जेन्युइन इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आगे देखिए, इन्होंने नेशनल वोटर्स डे की भी बात करी है। 25 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं सिंस 2011। 2016 का जो नेशनल वोटर्स डे था उसके बारे में ये मैगजीन में दिया नहीं हुआ, अलग से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। 2016 की भी बताऊंगा, 2016 में काफ़ी कुछ हुआ था, एक बुक भी लॉन्च करी है, तो वो भी बताऊंगा आपको। तो जो 2016 का थीम था, याद रख लेना, यू नेवर नो दे माइट आस्क, वो था इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। इंक्लूसिव मतलब सम्मिलित। तो उसके अलावा ये इन्होंने ये भी बताया है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कि 2016 में जो असेंबली पोल्स हुए थे उसमें तमिलनाडु की जो 2 सीट्स थी, वहाँ पे हमने एक नई चीज़ देखी। जब इलेक्शन कमिश्नर को ने वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए 2 जगहों पे। एक तो था अरवाकुरुची, फॉरगिव मी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज इनकरेक्ट, और दूसरा है थांजावुर। तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ मनी, बिल्कुल बेधड़क पैसे बांटे जा रहे थे। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर जो इलेक्शन थे वो कैंसिल कर दिए तमिलनाडु की 2 असेंबली सीट्स पे। सो ये आपको याद रखना है, इससे MCQ आ सकता है। अब देखते हैं 2016 का जो नेशनल वोटर्स डे था उसके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, जो 7वां नेशनल वोटर्स डे था जो 25 जनवरी 2017 को मनाया गया था, उसका थीम था एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि एक बुक प्रेजेंट करी गई थी, एक बुक लॉन्च करी, फिर अच्छा लॉन्च तो कर ली, फिर ये सुपर इम्पोर्टेंट कैसे हो जाती है, ये बुक प्रेजेंट की गई थी हमारे प्रेसिडेंट को हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, ठीक है, जो है डॉक्टर नसीम जैदी साहब। अच्छा ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट इसलिए आता है कि किसी इंडिविजुअल ने नहीं देखी, किसी इंडिविजुअल ने ये किताब नहीं लिखी, द बुक कंपाइल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो किताब है ये कंपाइल करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शंस जर्नी ऑफ द लिविंग डेमोक्रेसी, ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। और इसको पब्लिश किसने किया ये इतना जरूरी नहीं है, मेन आपको पता होना चाहिए कि कंपाइल किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और 2017 का जो ये थीम था नेशनल वोटर्स डे का, वो था एम्पावरिंग यंग एंड द फ्यूचर वोटर। अच्छा रिसेंटली पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया विजन 2018 न्यूज़ में थी, आपको बताना है कि ये किसने रिलीज़ करी। आपके सामने ऑप्शन है नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ इंडिया। सो देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है आरबीआई, ठीक है। सो आरबीआई ने ये रिलीज़ करी है, आपको याद रखना है कि एक्चुअली पूरा आर्टिकल था, कुछ उसमें था नहीं, सारी बात जो हमने डिस्कस करी है फिर से रिपीट कर रहे थे, एक ही इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट वहाँ पे, तो उसका यहाँ पे मैंने एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, याद रखिएगा। आगे देखिए जो अगला यहाँ पे आर्टिकल है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अगर आप थोड़ा जूम इन करें यहाँ पे, यू कैन एक्चुअली सी यहाँ पे सीधा पहले तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्होंने कुछ थ्योरी सी बता रखी है, द एम ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा ये कुछ इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे कैशलेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, बट यहाँ पर सिर्फ आप इंटरनेट पे सेफ कैसे रह सकते हैं उसकी एक वेग सी थ्योरी दी हुई है। आगे देखिए यहाँ पर जो ग्लोबल सिनेरियो है इन टर्म्स ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, उसके बारे में बात की गई है। कंपेयर किया गया है कि इंडिया के कंपैरिजन में बाकी देशों में कैश सर्कुलेशन कितनी है, और स्वीडन के अलावा और देशों से भी इंडिया को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। आगे देखिए पॉइंट्स फ्रॉम दी आर्टिकल देखते हैं। कंपैरिजन किया गया है इंडिया में जितना कैश का हम यूज़ करते हैं उसको बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से। तो पहले तो बताया गया कि थाईलैंड, ब्राज़ील और चाइना में काफ़ी लो यूज़ होता है कैश का कंपेयर टू इंडिया। और 2016 में 68% जो ट्रांजेक्शन हुई थी इंडिया में वो कैश में हुई थी। ये दुनिया में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट है, अगर ये सिर्फ इंडोनेशिया और रशिया के पीछे है, ठीक है। सो अब देखते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैगजीन, कुछ यहाँ पे डाटा वगैरह दिया हुआ है इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बताया गया है, इंटरेस्टिंग डेटा है कि एक किस कंट्री का कैश सर्कुलेशन में है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टावर जो है, रेड ऑरेंज जो है टावर, ये इंडिया का है और ये रेगुलरली बहुत ही ज़रा स्काई हाई जा रहा है, ठीक है। वैसे थोड़ा डिप आया था 2011 से लेकर 2014 में, फिर 14 से 15 में बहुत ही तेज़ी से इसने वापस 12.3 का जो मार्क था वो छू लिया, 12.3% का। उसके कंपैरिजन में अगर आप ब्राज़ील को देखो, ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके भी चैलेंजेस हैं काफ़ी सारे, मगर उन्होंने काफ़ी हद तक जो कैश है सर्कुलेशन में कम रखा है कंपेयर टू देयर जीडीपी, जो एक अच्छी बात है। साउथ कोरिया का भी रिलेटिवली अच्छा है। स्वीडन ने कमाल कर रखा है, जैसे हमने बात की थी 2020 तक शायद दुनिया की पहली कैशलेस इकोनॉमी वो बन जाए। फिर ग्रेट ब्रिटेन की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर यूएसए सरप्राइजिंगली अपना जो उसका एक स्टैचर है दुनिया में उसके हिसाब से काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है। इंडिया का जो समझ में आता है डेवलपिंग कंट्री है, मगर यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद 7.4% कैश उनका सर्कुलेशन में है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। तो आगे यहाँ पर देखिए आर्टिकल में केनिया जो एक अफ्रीका का देश है उससे कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर मोबाइल मनी अकाउंट के ज़रिए, जैसे भीम ऐप है हमारे यहाँ भी, और यहाँ पे इंडिया में पेमेंट बैंक का सिस्टम आने वाला है। तो ये जो है नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, ये मोबाइल बैंकिंग का सहारा लेकर किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया है इन अ कैशलेस इकोनॉमी, और किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ।
तो यहाँ पे बताया गया कि केनिया इज एन एग्जाम्पल वेयर मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड द इंक्रीज इन स्मार्टफोन ओनरशिप हैव प्लेड key roles in improving online payments despite low credit usage एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन. इंटरनेट वहाँ पे हमारे यहाँ ही है, जर हमारे यहाँ है, काफ़ी जगह इंटरनेट पेनिट्रेशन है नहीं, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुँची अभी तक. इंटरनेट तो बाद में पहुँचेगा, मगर तब भी केनिया जैसा देश भी कोशिश कर रहा है कि वो एक कैशलेस इकोनॉमी इवेंचुअली बने, या कम से कम उस राह पे तो चले. तो ऐसा नहीं है कि जो हम इंडिया में कर रहे हैं कोई निराला है. वर्ल्ड ओवर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मुहिम छिड़ चुकी है. आगे यहाँ पे देखिए पॉइंट्स फ्रॉम द आर्टिकल. यहाँ पे लिखा है कि अगर केनिया और नायरोबी जैसे देश एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं तो इंडिया को भी ये पहल करनी चाहिए. इंडिया भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक कैशलेस लेस कैश इकोनॉमी बन सकता है. तो केनिया के बारे में बताया गया है कि ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट यूज़र्स है ये मोबाइल मनी का इन अफ्रीका. इट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट यूज़र ऑफ मोबाइल मनी इन अफ्रीका. यहाँ पे एम पैसा चलता है इनका. एम पैसा, ये पैसा इंडिया वाला पैसा नहीं है, इनके यहाँ पैसा है, ये स्वाहिली मनी कहते हैं इसको. एम फॉर मोबाइल, पैसा है स्वाहिली मनी. तो एम पैसा बहुत चलता है यहाँ पे. ये यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए, बिल के लिए और सैलरीज रिसीव करने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस है, इलिटरेसी है, मगर ये तब भी कोशिश कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू द राइटर इंडिया को भी ये कोशिश करनी चाहिए. आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगस्त 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसके हिसाब से हमारा जो भीम ऐप है वो भी इसी के अंडर लॉन्च हुआ है. सो उसके अलावा देखिए सरकार ने उसके बाद ऑर्डिनेंस भी पास करी दिसंबर 2016 में, जो अमेंड करती है सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. इसके अंडर आप अपने जो वेजेस हैं आपके अपने एम्प्लॉय को, वो आप सीधा बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं वो, और चेक के थ्रू भी दे सकते हैं, जिससे पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस हो जाती है. उसके अलावा देखिए जो विलेजेस हैं यहाँ पे, एक तो इब्राहिमपुर है तेलंगाना में, उसके बारे में बात की गई है, जो कम्प्लीटली कैशलेस बन गया है. ठीक है, थ्रू बैंक अकाउंट्स यूजिंग पेमेंट गेटवेज और क्रेडिट कार्ड. उसके अलावा गुजरात का जो अकोतरा जो विलेज है उसके बारे में बात की गई है. उसके अलावा गुजरात के अकोतरा विलेज के बारे में भी बात करी है, जो काफ़ी हद तक डिजिटाइज्ड हो चुका है. अच्छा देखिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन वाली बात तो मोटिवेटिंग थी, सुन के अच्छा लगता है, मगर जो डीमोटिवेटिंग बात है वो यहाँ पे है कि इंडिया में आज भी 93% से भी ज़्यादा लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करी. तो ये मान लीजिए आने वाले 10 सालों में हमको बहुत ही कड़े तो नहीं, मतलब बड़े कदम उठाने होंगे. कड़े काफ़ी खड़े कदम हो गए, बड़े कदम उठाने हैं हमको. जैसे उनको हमें एजुकेट करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. और आई थिंक इसमें जो हमारा ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका भी बहुत ही बड़ा योगदान होगा. आगे देखते हैं कि रूरल इकोनॉमी में एक कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करने के चैलेंजेस क्या क्या है. देखिए सबसे पहले तो यह है करेंसी डोमिनेटेड इकोनॉमी. आज भी जो है कैश, वो जैसे मैंने को बताया, करीब 13% है इंडिया के जीडीपी का. वेल एक्यूरेट तो खैर 12 पॉइंट समथिंग है, वो 13 रफली मान लो. तो ये इतना ज़्यादा कैश जब सर्कुलेशन में होता है तो करेंसी डोमिनेटेड इकोनॉमी अपने आप बन जाती है. सेकेंडली, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर कैश में होती है. नियरली 95% ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन कैश. लार्ज साइज ऑफ इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ वर्कर्स प्रेफर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनको बैंक्स और जो ये ई पेमेंट वगैरह होती है उनको भी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो वो कहते हैं आप नकद दे दीजिए हमें, हम उससे खुश हैं. दे डोंट हैव रिक्वायर्ड डिजिटल लिटरेसी. उसके बाद देखिए ATM इज़ मेनली फॉर कैश विड्रॉल्स एंड नॉट फॉर सेटलिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. तो ATM को बेसिकली सिर्फ विड्रॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है उनको सेटल करने के लिए नहीं किया जाता. तो यहाँ पे लिखा है देर आर लार्ज नंबर ऑफ ATM कार्ड्स इंक्लूडिंग अराउंड 21 करोड़ रुपया कार्ड्स, बट नियरली 92% ऑफ ATM कार्ड्स आर यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल्स. मल्टीपल होल्डिंग ऑफ कार्ड्स इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया शो लो रूरल पेनिट्रेशन. उसके अलावा देखिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स.
जैसे मैंने को बताया POS मशीन्स होती हैं, जब मशीन्स नहीं होगी तो क्रेडिट डेबिट कार्ड का करोगे क्या आप, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो आज भी रूरल इंडिया में वीक है, तो ये फिर भी ओवरकम की जा रही है थ्रू द भीम ऐप। दिस इज़ बीइंग ओवरकम बाय एप्लीकेशन भीम which was launched by Prime Minister, which will work on USSD, that is without mobile internet, ठीक है। तो USSD आपको पता है, ज़रूरी नहीं आपके पास इंटरनेट हो, उसके बिना भी आप ये भीम ऐप यूज़ कर सकते हो। अगला आर्टिकल भी देखिए, रूरल जो इकोनॉमी है उसको कैशलेस कैसे बनाएं, उस पर बेस्ड है। पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, देखते हैं सरकार किस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट कर रही है हमारे गांव, रूरल एरिया में जो है हमारे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे यह बताया गया कि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसकी जो वेजेस हैं वो अब जो वहाँ पे काम करते हैं उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है। तो ये भी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ही मूव हुआ। और साथ में उनको कार्ड भी दिए जा रहे हैं, रुपए कार्ड, ताकि उनके जो बैंक अकाउंट के बाद जो उनके पास पैसे आ गए हैं वो खर्चने के लिए वो कार्ड भी इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। सेकेंडली है कि यहाँ पर देखिए, जो डेयरी हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए भी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम किया है ताकि वो भी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े। वो डिस्कस करते हैं, उस पर काफ़ी उन्होंने डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे डिस्कस करेंगे ये। डेयरी सेक्टर देखिए, पहले तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो मिल्क फार्मर्स हैं वो उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी से जो कैशलेस इकोनॉमी की मुहिम चलाई है सरकार ने, वह उनके साथ कैचअप किया है। तो उनके लिए भी बहुत ही सारे नए बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं ताकि उनकी जो पेमेंट आनी होती है या तो कोऑपरेटिव या प्राइवेट कंपनीज से, वो उनको सीधा उनके बैंक अकाउंट में आए, उनको ये कैशलेस वेजेस दी जाए। तो उसके लिए सरकार ने कंट्री का जो बिगेस्ट डेयरी फेडरेशन है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल भी कहा जाता है, उसको उन्होंने कहा है कि आप अपने जो 29 लाख और एफिलिएटेड फार्मर्स हैं जो अमूल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए एनकरेज करिए और उनको जो भी पेमेंट करनी है दूध के लिए वो आप बैंक अकाउंट से करें। तो इससे भी एक कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूम मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क फार्मर्स के लिए किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि वो एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ वो भी बढ़े। तो जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पे, उनकी स्टेटमेंट दी गई है। विमुद्रीकरण के बाद से हमने 8 लाख नए अकाउंट खोले हैं डेयरी फार्मर्स के लिए, और अब 19 लाख डेयरी फार्मर्स को उनका जो दूध है उसके लिए पेमेंट मिल रही है सीधा उनके बैंक अकाउंट में, टू द कोऑपरेटिव थ्रू बैंक अकाउंट। सो हाउएवर ही सेड द फेडरेशन हैज़ आस्क्ड बैंक्स टू ओपन ब्रांचेस इन ट्राइबल एरियाज। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो बैंक्स है उनको ट्राइबल एरियाज़ में भी ब्रांचेस खोलनी चाहिए ताकि वो लोग भी इंक्लूजन हो सके उनका प्रॉपरली। अमूल 450 करोड़ रुपए हर हफ्ते पे करता है मिल्क फार्मर्स को दूध की परचेज के लिए। अबाउट 110 करोड़ इज नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स अकाउंट बाय अमूल ऑन अ वीकली बेसिस, और इसमें से 310 करोड़ अब सीधा फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं अमूल द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार भी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से, हमको सिर्फ ये चीज़ें दिखती नहीं है, मीडिया इतना ज़्यादा इसको रिपोर्ट करता नहीं है, मगर बहुत ही बड़ी संख्या होती है, करीब 20 लाख लोग। सो होपफुली ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और इंडिया भी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ता रहेगा, स्पेशली इन आर रूरल एरियाज़। आगे देखिए, रूरल एरिया में किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन हम फैला सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कॉमन सर्विस सेंटर का। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? देखिए, रूरल एरियाज़ में लोगों के पास, आपको पता है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। फोटोकॉपी जैसी जो शॉप्स होती हैं जो हमें शहरों में ज़्यादा दिखती है, वो गांव में इतनी दिखती नहीं है हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे उसकी डिमांड उतनी होती नहीं है। तो सरकार जो वहाँ पे जो गैप है वो फिल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बना देती है। ये आप फोटो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये कॉमन सर्विस सेंटर का एग्जांपल है। ऐसा होता है, अंदर कंप्यूटर होता है, फोटोकॉपी मशीन होती है और साथ में इंटरनेट फैसिलिटी होती है जिससे आप ई पेमेंट कर सकते हैं, या और कुछ आपको करना है एक कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू आप वो कर सकते हैं।
तो ये भी एक कैशलेस सोसाइटी बनाने की एक मुहिम का हिस्सा है। और हाँ, मेन आपको याद रखना है कि कॉमन सर्विस सेंटर आर सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री ये कर रही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, दे माइट आस्क कि भैया बताओ कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है कौन सी मिनिस्ट्री प्राइमरीली सेटअप करती है। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट सिस्टम जो होता है उसका मतलब बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन जो है वो यूज़ करी है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की सेक्शन 2 की। तो यहाँ पे कह रहे हैं पेमेंट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम दैट एनेबल्स पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ पेयर जो पे कर रहा है एंड अ बेनिफिशियरी। सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पे ये मत समझ लेना कि अनोखी सी बात कर रहा है। एक ऐसा जो सेटलमेंट करा ले एक पेयर और एक बेनिफिशियरी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल द पर्पस ऑफ दिस कॉज पेमेंट सिस्टम इंक्लूड सिस्टम एनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस, मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस और सिमिलर। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल एक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आगे जरा यहाँ पे ये देखने डालते हैं कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो 2 मेजर ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको परमिट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टू ऑफर पेमेंट सिस्टम्स। ये दोनों ऑफर करती है पेमेंट सिस्टम्स। ये किस तरीके से करती है और इनके पास क्या इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स एक कैशलेस इकोनॉमी। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, इससे रिलेटेड MCQ आ सकता है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था NCPI। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स के नोट्स बना लेना। पहले तो है, देखिए, इसको बनाया गया था 2008 में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 और कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसके अलावा ये एक बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सारी रिटेल पेमेंट जो होती है इंडिया में, उनके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने और ज़रा और खूब सारे ये पेमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, वो बताऊंगा अभी कौन कौन से इंट्रोड्यूस कराए हैं, UPI, CTS वगैरह सब बात करेंगे। तो उसके अलावा देखिए, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि NFS जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो भी NPCI ही मेंटेन करती है। और उसके अलावा इसने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है इन रोलिंग आउट पेमेंट नेटवर्किंग, ये डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपे जो है, मास्टर कार्ड और वीज़ा का जो इंडियन सब्सिट्यूट है वो इंट्रोड्यूस करने में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है। अच्छा लगेगा तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में भी जान लो, जो ये इसके अंडर आता है NPCI के अंडर, जो भी हमने बात करी। सबसे पहली बात जो है, देखिए, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। जो हमारे देश के ATM है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, सारे बैंक्स के ATM को। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का। उसके अलावा जैसे मैंने को बताया NPCI इसको रन करता है। और एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स है, काम आ जाएगा अभी। पहला जो ATM था इंडिया का वो 1987 में खोला गया था, सेटअप किया था HSBC बैंक ने। अच्छा, आप जानते हैं कि NPCI ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या क्या उन्होंने पेमेंट प्रोडक्ट्स लाए हैं। देखिए, पहले तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम्स, फिर NACH, वैसे इनसे क्वेश्चन आएंगे नहीं बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, फिर है CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इससे चेक क्लियरिंग हो सकती है इमेज बेस्ड प्रोग्रामिंग से। फिर है AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फाइनली UPI दोनों वाले, जो नेट से चलता है और जो बिना नेट के भी चलता है, वो *99# वाला। सो फिर फाइनली रुपे डेबिट कार्ड तो उन्होंने निकाला ही था। उसके अलावा देखिए, NPCI एक ये भी निकाल रहा है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसकी एक्रोनिम है BBPS। ये एक बहुत ही बड़ा रिटेल बिल पेमेंट सिस्टम होगा। अभी आएगा, अभी आया नहीं है, आने वाला है। जब भी आएगा उसकी बड़ी अनाउंसमेंट होगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में इस बार योजना मैगज़ीन का कुछ वेब मटेरियल भी है, वो भी आपको प्रोवाइड करूँ। काफ़ी एक्सक्लूसिव है, उसके अंदर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके लिए भी हम आगे जाके वीडियोस निकालेंगे। दे आर ऑल इंपॉर्टेंट यार। ये डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद जो कैशलेस इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में। सो वी विल कवर दैट थॉरली। और होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवेंट, एंड प्लीज़ कॉमेंट एज वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। एक्चुअली नहीं कुछ दिन बाद ही मिलूंगा आपको एक्स्ट्रा बोनस योजना मटेरियल के साथ।